बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके साथ डिस्कस हुआ था कि हम अपने लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो शेयर कर रहे होंगे ताकि रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास भी अवेलेबल हों, पब्लिकली भी अवेलेबल हो सके। तो हम फर्स्ट अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के साथ। फार्मास्यूटिक्स 1 को हम सबसे पहले इनिशिएट करेंगे और फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो है इसके सारे पूरा कोर्स जो है वो हम उसको देख रहे होंगे और उसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। जितना भी सेशन होगा उसके अंदर हम उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को जो है वो मेंशन लाजमी करूँगी कि कौन सी कंपलसरी हैं जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप वो नहीं लिखते तो वो आप के मार्क्स की डिडक्शन और ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है वो क्लियर नहीं हो सकेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ आज पहला टॉपिक जो है वो हम इंट्रोडक्शन से लेंगे कि फार्मेसी क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फार्मेसी बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हम इसके दो तरीक़ों से देखेंगे। एक डेफिनेशन अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अकॉर्डिंग, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी क्या कहता है कि फार्मेसी क्या है, और दूसरी हम देख रहे होंगे अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वर्ड फार्मेसी डिफाइंस एज ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस। बेसिकली हमारी जो फार्मेसी है ये है एक साइंस ही। मेडिकल साइंसेस हमारी मेडिसिन वगैरह और हमारी जो क्लिनिकल साइड है उससे रेलिवेंट है। ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल यूसेज एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ द ड्रग इज़ कॉल्ड फार्मेसी। अब ये बात आ जाती है कि इसको हमने याद कैसे करना है। ये इतनी बड़ी जो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है ये तो हमें भूल जाएगी। इसमें से कोई एक पॉइंट भी अगर भूल जाता है तो वो तो फार्मेसी का पार्ट है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल एंटिटी सबसे पहले दरियाफ्त होती है। जैसे मलेरिया की वैक्सीन होगी, पोलियो की वैक्सीन होगी, ये डिस्कवर हुई थी। स्टार्ट में इनके बारे में नहीं पता था कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी फार्माकोग्नोसी में डिफरेंट ड्रग्स पढ़ रहे होते हैं, जैसे सिनामन बार्क है, इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिजीज़ वगैरह में। तो वो सबसे पहले क्या होगी, दरियाफ्त होगी। दरियाफ्त होने के बाद हम उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हम डिस्प्रिन खा रहे होते हैं ये सैलिसाइलिक एसिड ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं होता ना, उसको हमने कन्वर्ट किया हुआ होता है, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। अब क्या है, नेचुरल सोर्स से है या सिंथेटिक सोर्स से। आगे आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में दो चीज़ें आ जाती हैं कि हमने एक ड्रग ली एक कोई भी प्रोडक्ट ली, उसको हमने क्या किया, डिस्कवर कर लिया, उसको डेवलप कर लिया, उस फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में हमें वो चाहिए थी। अब क्या करेंगे कि हम उसको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, हम सिंथेसिस उसको भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है उसकी केमिकल नेचर को चेंज करना। जैसे हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन या डिस्प्रिन के अंदर क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड नहीं होता, हमारे पास एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। जो सैलिसाइलिक एसिड है उसके साथ हमने एसिटाइल ग्रुप अटैच किया हुआ होता है। ये मॉडिफिकेशंस होती हैं, डिफरेंट किस्म की केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं जो हम एज़ पर ओवर डिमांड हम उसको चेंज कर रहे होते हैं। तो सिंथेसिस आ गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आ गई। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि हमने पाउडर फॉर्म में, तो पहले ज़माने में पाउडर फॉर्म में ड्रग्स होती थी, लेकिन अब हमें क्या मिलती हैं, सिरप मिलते हैं, एलिक्सर मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं, कैप्सूल मिलती हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसको फाइनल जो हमारी फॉर्म है जिसके अंदर हमने उसे खाना है या पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, उसके लिए उसको जो बनाना होता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। उसका एक्शन, हमने एक ड्रग बना ली, उसको मैन्युफैक्चर कर लिया, उसने अब पेशेंट के ऊपर जाके क्या इफ़ेक्ट करना है वो आ जाता है एक्शन। क्वालिटी एश्योरेंस, अब क्या है, मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कभी भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चले जाएं तो वहाँ पर एक प्रॉपर बुक होती है SOPs की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उनको इंश्योर जो करवाना होता है उसके लिए जो अश्योरेंस प्रोसीजर्स होते हैं उसे हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, और उसके बगैर आपकी ड्रग मार्केट में नहीं आ सकती। डिस्ट्रीब्यूशन, बना ली ड्रग, बना ली, मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे ना, उसके लिए कुछ अफेयर्स होते हैं, कुछ उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हम कोई भी मेडिसिन उठा के हम उसको स्टोर पे नहीं दे सकते, किसी भी फार्मेसी के ऊपर नहीं दे सकते, हमें स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक जगहों पर पहुंचानी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होते हैं, रिटेल फार्मेसी होती है, तो वो सारे जो मामलात होते हैं वो भी फार्मेसी के अंडर आते हैं। दैन उसके क्लिनिकल यूजेस के, हम पेशेंट को जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पहले हमने देखा है कि उसका एक्शन क्या है, फिर हम ये देख रहे हैं कि अच्छा जी ये इसका एक्शन है कि ये इसने जाके जो है ना वो फॉर से
आप कह लें कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो उसका एक्शन है कि उसने प्रोटॉन पंप को जाके इनहिबिट करना है। क्लिनिकल यूज़ क्या है कि एसिडिटी को यूज़ को वो करेगा, इनहिबिट करेगा, एसिडिटी को स्टॉप करेगा, या किसी भी डिजीज़ के लिए यूज़ होगा, वो उसका क्लिनिकल यूज़ आ जाता है। फिर मार्केटिंग पैटर्न्स क्या होंगे, मार्केट में हमने उनको कैसे देना है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट तो हम कर देंगे, हमने फार्मेसीज़ पे दे दी, लेकिन कोई लिखेगा तो जो है प्रेस्क्रिप्शन होगी तो मेडिसिन आपकी चलेगी ना। तो उसके लिए डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। ये सारे जो तरीके हैं, इनके पैटर्न्स को हम स्टडी करने को जो है वो फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी, अब इसमें याद क्या रखना है, पहली बात तो ये कि फार्मेसी मेडिकल साइंस है। दूसरी बात, आपने इसका एक फ़्लो शीट बना लेनी है। क्या, ड्रग दरियाफ्त होगी, उसको हम डेवलप करेंगे, उसमें अगर हमने कोई चेंजिंग करनी है या उसको सिंथेटिक करना है, नेचुरल सोर्स से ली थी उसको कन्वर्ट करना है तो सिंथेसिस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, उसका एक्शन देखेंगे कि भाई बेसिकली हम किस चीज़ के लिए ड्रग बना रहे हैं। क्वालिटी अश्योर करेंगे, क्वालिटी अश्योर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग अफेयर्स वगैरह देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मार्केट में वो आ गई है, पेशेंट्स को देंगे, किस काम के लिए देंगे, किस मकसद के लिए देंगे, वो आ जाएंगे क्लिनिकल यूजेस में। फिर उसके बाद क्या है, क्लिनिकल यूजेस में भी हमने देख लिया, रेगुलेटरी अफेयर्स भी देख लिए, क्वालिटी एश्योरेंस सारा कुछ देख लिया, लेकिन ड्रग चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि मार्केटिंग पैटर्न हमने सेट नहीं किया था। तो ये आप इसको फ़्लो शीट बना के करेंगे तो आपको ये याद रह जाएगी, और पेपर में, एग्ज़ाम में आप पे इसमें से फिर कोई एक पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे। टोटल ये 10 पॉइंट है, कोशिश करें कि सारे याद हो जाए। बेहतर यही होता है कि डेफिनेशन जो है वो एज़ इट इज़ याद करना हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाया है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इसके अंदर ये सारा अगर आप फ़्लो शीट के तौर पे याद कर लेते हैं तो फिर आपको पेपर में लिखने में कोई इशू नहीं होगा। एक आधा मिस भी हो जाता है तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो कंपनसेशन मिल जाती है, इतनी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन अगर लिखेंगे तो इट वुड बी वेल एंड गुड। देन आ जाता है अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, APA। ये इस APA कहते हैं, अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। उसके अकॉर्डिंग फार्मेसी क्या है? इसके अकॉर्डिंग फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हमने डेडिकेट किया हुआ है ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम अचीव करने के लिए। ये क्या है? एक प्रोफेशन है जिसे हमने ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम अचीव करने के लिए डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे? अप्रोप्रिएटली हम यूज़ करेंगे एक मेडिकेशन को, डिवाइसेस को और सर्विसेज को। अब मेडिकेशन, हमारी ड्रग आ गई, मैन्युफैक्चरिंग, और ऊपर जो सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना, ये उन्हीं का निचोड़ एक तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने वहाँ 10 पॉइंट याद करने थे, यहाँ आपने कलेक्टिवली 3 पॉइंट याद करने हैं। उसमें सबसे पहले मेडिकेशन आ जाती है, उसमें ड्रग आ गई, उसकी डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें इस एक वर्ड के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद डिवाइसेस, जैसे हमारी ये पेस मेकर्स होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस हम, और आप आगे जाके पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट किस्म की जो डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, वो हम बना रहे होते हैं, तो वो फार्मेसी उनको भी डील कर रही होती है। और उसके अलावा सर्विसेज में आ जाती है क्लिनिकल साइड और मार्केटिंग वगैरह, जो भी चीज़ें हैं ये सर्विसेज में आ जाएंगी। तो फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस, सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम। इसमें आपने 3 पॉइंट रखने हैं कि ये प्रोफेशन है, इसका मकसद क्या है, ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम अचीव करने हैं, कैसे करने हैं, बाय अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज। के टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ कौन कौन सी हैं, या स्पेशलिटीज़ कर लेते हैं। हर सब्जेक्ट के आगे फर्दर जो हैं वो स्पेशलिटीज़ होती हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक उनके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो फार्मेसी है उसके फर्दर जो है वो 7 क्लासेस हम टाइप्स यहाँ पर देखेंगे, और इनको हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। नाम इनके जो है वो मैं एक दफ़ा बोल देती हूँ, उसके बाद हम 1 बाय 1 इन सबको आगे देख रहे होंगे, इसलिए मैं इसको फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रही। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी हमारी आ जाती है, जो ये मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं, फार्मेसी होती है। वैसे मेडिकल स्टोर को हम फार्मेसी में कंसिडर नहीं करते। फार्मेसी जो आजकल तो काफ़ी कॉमन हो गई हुई है, पहले जब हम लोग थे उस वक्त इतनी कॉमन नहीं होती थी। मेडिकल स्टोर का लफ्ज़ ही ज़्यादा हमने सुना हुआ था। उसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी, अच्छा इसमें रिटेल फार्मेसी आपकी और होलसेल फार्मेसी, ये दोनों कम्युनिटी फार्मेसी में आ जाती हैं। और जो कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये तीनों काफ़ी हद तक डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको 1 बाय 1 हम करेंगे, फिर इनका डिफरेंस जो है वो भी मैं उसी वक्त आपको बताऊँगी। इसी लेक्चर में हम ये सारा डिस्कस कर रहे होंगे। दैन उसके बाद फोरेंसिक फार्मेसी, जो हमारे जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं फार्मेसी के, वो हम लीगलिटीज़ वगैरह जो है वो फोरेंसिक फार्मेसीज़ में एक्ट होते हैं, उसके अलावा लॉज होते हैं, उसके अलावा ये जो फॉर्म्स होते हैं जिनकी बेस पे हम लाइसेंसिंग वगैरह ले रहे होते हैं और रेगुलेशन वगैरह पढ़ रहे होते हैं, ये सारे फोरेंसिक में आ जाते हैं। कंपाउंडिंग फार्मेसी ये पहले होती थी, अब इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसमें हम पहले आपने देखा होगा हकीम वगैरह होते थे और वो बना रहे होते थे, और उसके अलावा
फार्मासिस्ट जो होता था वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो मिक्स करके कंबाइन करके, मैं ये बहुत आसान अल्फाज में जानबूझ के बता रही हूँ, ये वैसे मेडिकल टर्म्स नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों के समझने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हकीम वगैरह होते थे और डिफरेंट फार्मासिस्ट होते थे, उस वक्त भी वो क्या कहते हैं उस वक्त प्रोडक्ट्स को मिक्स करते थे और वो जो छोटे छोटे पैकेट्स होते थे, पुड़ियाँ जिन्हें हम कहते थे, उसके अंदर वो डाल के देते होते थे। वो सारी जो ब्रांच आ जाती है वो कंपाउंडिंग फार्मेसी में आ जाती है, उसको हम उसी वक्त जो है वो बना रहे होते हैं। देन आ जाती है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ये यूजली कंबाइन ही वर्ड यूज़ होता है, लेकिन ये डिटेल में भी होता है क्योंकि हमने जो कंपाउंडिंग का बेसिक पर्पज़ क्या है, उसको बनाना, उसको फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म में बनाना, और जो डिस्पेंसिंग है वो पेशेंट को देना या पेशेंट को एडमिनिस्टर करना, जो वो डिस्पेंसिंग के अंडर आ जाता है। अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है, इनकी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो हम वन बाय वन इनको जो है वो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब देखें इसको ना सिंपली इसके अंदर जो है वो हमने मेन पॉइंट्स याद करने हैं। समझने के लिए मैं समझा देती हूँ सारे, लेकिन आपने मेन पॉइंट्स अगर वहाँ पर लिख दिए तो वो सफिशिएंट आपके लिए। कोई भी मेडिसिन मार्केट में आएगी वो तभी आ सकती है जब वो मैन्युफैक्चर की जाए, इंडस्ट्री में उसको बनाया जाए। जब तक वो नहीं बनेगी तब तक हम उसे मार्केट में ना ला सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना मार्केटिंग कर सकते हैं, ना पेशेंट को दे सकते हैं, ना क्लिनिकल आउटकम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होगी, उसकी बैकबोन होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हम फर्दर कुछ करेंगे ना। तो ये एक वर्ड आपने ये याद रखना है कि ये बैकबोन है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, मतलब लार्जर स्केल के ऊपर। जो कंपाउंडिंग होती है वो स्मॉलर स्केल पे होती है। तो पहला डिफरेंस तो कंपाउंडिंग और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये आ गया। ठीक है, तो क्या है, ये ऐसी जगह है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर क्या की जाती है, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। और अगला जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि पहले जो है वो हमारे पास इतने लार्जर स्केल के ऊपर साइंटिफिक इक्विपमेंट वगैरह नहीं होते थे, स्मॉलर स्केल के ऊपर हम बनाते थे, अब हम लार्जर स्केल पे बना रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ इसके कुछ सेक्शंस हैं, इसके सेक्शंस देख लेते हैं, और अगर इसकी पिक्चर वगैरह मैं देखती हूँ वो भी मैं कुछ ऐड कर देती हूँ इसमें। अच्छा, कोई भी अगर हमारे पास इंडस्ट्री है उसमें कुछ सेक्शंस जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, उनके बगैर वो इंडस्ट्री जो है वो रन नहीं कर सकती। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, मतलब आप ये कहते हैं कि हम इंडस्ट्री ए में गए, इंडस्ट्री बी में गए, सी में गए, डी में गए, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंडस्ट्री में आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं होता कि वो आपको किसी एक इंडस्ट्री में मिल रही हैं। इनके अलावा भी कुछ सेक्शंस होते हैं, लेकिन ये जो सेक्शंस हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 5 सेक्शन जो हैं ये आपको हर इंडस्ट्री में मिलेंगे। इसमें प्रोडक्शन सेक्शन है, वेयर हाउस है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर जगह हो रही होती है, और उसके अलावा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर तो कोई इदारा चलता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्शन सेक्शन बेसिकली ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारी जो मेडिसिन है वो बनाई जा रही होती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब हम सिरप बनाते हैं, आगे आप इसकी ना प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे सिरप की। सिरप जब बन रहा होता है उसके अंदर पानी, चीनी और डिफरेंट रेशो के अंदर उसको मिक्स कर रहे होते हैं, उसके अंदर मेडिसिन डाल रहे होते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े हमने जो है वो इक्विपमेंट लिए हुए होते हैं जिनके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं, मिक्सर्स होते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर उसके क्या कहते हैं मिक्सिंग करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वो सारा एरिया जो होता है वो प्रोडक्शन सेक्शन होता है, कि वहाँ पर आपकी जो मेडिसिन है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि हर सेक्शन अलग होता है। मिसाल के तौर पे एक रूम है, वहाँ पर आप सिरप बना रहे हैं, उस रूम में आप कैप्सूल नहीं बनाएंगे, उसके लिए जो है ना वो आपको अलग क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है, वहाँ पर आप टैबलेट बना सकते हैं। एक स्पेसिफिक सेक्शन है, वहाँ पे आप कैप्सूल बना सकते हैं। इसी तरह पूरी फार्मेसी जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर सेक्शन अलग अलग बने हुए होते हैं। उसमें टैबलेट सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शन और सिरप सेक्शन आता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इंजेक्टेबल सेक्शन कंबाइन क्यों नहीं हो सकते, एक तो इनकी मिक्सिंग के वगैरह के और कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। इंजेक्टेबल में हमने क्या करना होता है, स्टेराइल इन्वायरमेंट वगैरह लेना होता है, लेमिनर फ्लो हुड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम देखेंगे आगे। अगर हमने पढ़ना है तो हम उसको जो है ना उसमें कवर कर लेंगे। बताने का पर्पज़ ये है कि ये SOPs हैं जो मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जो हम बना रहे हैं वो वही बनेगी, उसके अंदर हम किसी भी दूसरे फॉर्म को नहीं बनाते होते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वेयर हाउस। अब कोई भी आपने क्या कहते हैं मिसाल, आपको मैं सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि हमारे पास घर में जो किचन का सामान आता है, वो जो सामान हम लेके आते हैं वो हम एक जगह पे रखते हैं। उसको पकाने के बाद हम उस सामान के साथ तो नहीं रखते ना, हम उसको फ्रिज में जाके सालन को रखेंगे, या कोई भी चीज़ अपने जो बनाई है वो हम उसको फ्रिज वगैरह में या फिर किसी बर्तन में डाल के अलग रखेंगे। हम रॉ मटेरियल के साथ नहीं रखते। रॉ मटेरियल वो होता है जिसको हम बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास वेयर हाउस 2 तरह के होंगे, एक जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल आएगा और एक जहाँ पे हमारी फिनिश प्रोडक्ट आएगी। ये 2 चीज़ें इसके अंदर आपको याद होनी चाहिए। देन आ जाती है क्वांटिटी कंट्रोल सेक्शन। हर इंडस्ट्री के अंदर ये सेक्शन होता है। इसमें बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जब प्रोडक्ट आया है, सॉरी उसका रॉ मटेरियल आया है, तो क्या वो रॉ मटेरियल एज़ पर स्पेसिफिकेशन है। वो हम कैसे चेक कर रहे होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, HPLC होता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, pH चेक कर रहे होते हैं, उसका कलर चेक कर रहे होते हैं, उसकी हम जो है वो शेप, अगर उसकी कोई शेप है तो वो चेक कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हम क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में चेक कर रहे होते हैं। अच्छा,
फिर क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में हमने रॉ मटेरियल आया उसको चेक कर लिया, चेक करने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये वाला जो पाउडर या कोई भी चीज़ हमने मंगवाई है, कोई सोल्यूशन मंगवाया, केमिकल मंगवाया, कोई भी चीज़ मंगवाई है, वो हमारी एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो हमें दी गई हैं एक्चुअल उसकी रॉ मटेरियल की, वो उससे मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। और से हमारा केमिकल येलो कलर का था, क्या वो येलो कलर का आया या नहीं आया, तो वो हमने उसको चेक कर लिया, ठीक है। देन हमारी प्रोडक्ट चली जाती है, वो हमारे रॉ मटेरियल चला जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो चला गया फिनिश प्रोडक्ट में, वहाँ से अगेन उसकी टेस्टिंग होगी कि हमारी टैबलेट इस शेप की होनी थी, इस कलर की होनी थी, इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऐसी होनी थी, इसका ये एब्जॉर्प्शन ऐसी होनी थी, रेजोल्यूशन ऐसी होनी थी। ये सारे टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये भी जो है वो हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। देन आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये होता हर उसके अंदर है, हर इंडस्ट्री के अंदर ये रखा जाता है। हमारे पास जो केमिकल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नया केमिकल ढूंढ रहे हों और उसको हम कर रहे हों। एक अल्लाह ताला ने इतना वसी किस्म का निज़ाम रखा है कि एक एक प्रोडक्ट के अंदर से हज़ारों किस्म के केमिकल जो हैं वो दरियाफ्त हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सैलिसाइलिक एसिड के, उसके साथ हमने एसिटाइल लगा दिया, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बन के हमारी जो ड्रग बन गई। इसके अंदर फर्दर हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसकी हम सॉलिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब जैसे मेरी एक फ़ेलो थी, वो रिसर्च कर रही थी कि हम इस पोल को सॉलिबल फॉर्म में लेके आएँ, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मुश्किल होती है कि वो उसको इनटेक नहीं कर सकते, वो सॉलिबल नहीं होता। तो ये रिसर्च इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे थे, उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो चेंज करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंट तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा था। उसको फ्लेवर देने के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये छोटे लेवल पे है। जो लार्जर स्केल होता है यूजुअली ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हो रहा है। और पाकिस्तान से बाहर तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल के ऊपर जो वो काम कर रहा होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फंक्शंस को मैनेज कर रहे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन है, उसके बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब इसको आपने याद कैसे करना है प्रोडक्शन से, ये सारा जो है इसको अपने जहन में वही वाला बात आ जाती है। एक फ़्लो चार्ट बना लें, रॉ मटेरियल आएगा कहाँ जाएगा, वेयर हाउस में, वेयर हाउस से वो बनने चला जाएगा प्रोडक्शन सेक्शन में, वहाँ प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद वो चला जाएगा फिनिश सेक्शन में। अब इस सारे ये जो फ्लो शीट है इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी जो है उसको चेक कर रहा होगा। देन आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन एक बिल्कुल अलग और सेपरेट सेक्शन है, उसका लिंक किसके साथ नहीं होता, वो अलग लेवल के ऊपर जो है वो चल रही होती है। अच्छा, इसमें एक आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो वो कुछ इंडस्ट्रीज़ में सेपरेट होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने कंबाइन किया होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर किया हुआ होता है। उसमें इन्होंने क्या करना होता है कि प्रोडक्शन सेक्शन हो, वेयर हाउस सेक्शन हो, आपका क्या कहते हैं ये हो, क्या इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन हो, या आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन हो। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ओवरऑल हर सेक्शन को जो है वो जाके मॉनिटर कर रही होती है और देख रही होती है कि आया कि ये SOPs जो हमने बनाई थी इसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो स्टरलाइजेशन के लिए SOPs थी वो कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही। फार्मेसी के बाद सेकंड क्लास आ जाती है कम्युनिटी फार्मेसी की। कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली हमारी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मार्केट के अंदर हॉस्पिटल के सामने ढेरों फार्मेसीज़ बनी हुई होती हैं, हमारे डिफरेंट एरियाज़ में जो फार्मेसीज़ होती हैं वो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसीज़। इसके अलावा जो इन फार्मेसीज़ पे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, ड्रग्स को भेज रहे होते हैं, वो जिस जगह से वो फार्मेसीज़ मेडिसिन उठा रही होती है ना, उसे हम कहते हैं होलसेल फार्मेसी, ठीक है। दोनों आएंगी फार्मेसी के अंडर, एक आ जाएगी हमारी रिटेल फार्मेसी और एक आ जाएगी होलसेल फार्मेसी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मैंने आपको शो किया हुआ है इसमें पहले रिटेल का लिखा हुआ है, बाद में होलसेल का लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले होलसेल का पढ़ते हैं। होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी ले लें, ड्रग्स ना लें, कोई भी प्रोडक्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है। मैन्युफैक्चर के होने के बाद वो कहाँ चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली जाती है या फिर होलसेलर के पास जाती है। होलसेलर के पास जाने के बाद वो शॉप पे जाती है और शॉप जो है वो आगे जनरल पब्लिक को जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। फार्मेसी का भी इसी तरीके से सेटअप है कि इंडस्ट्रीज़ में हमारी मेडिसिन बन रही होती है, उसके बाद वो चली जाती है वेयर हाउस पे, वेयर हाउस से वो जाती है होलसेल फार्मेसीज़, ये वहाँ से उठा लेते हैं मेडिसिन, बल्क में उठाते हैं। बल्क में उठाने के बाद उस अपना एरिया जो होता है उसके अंदर जो फार्मेसीज़ होती हैं वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट फार्मेसीज़ के ऊपर। वो कौन सी फार्मेसीज़ होती हैं, वो हमारी मार्केट जो नॉर्मल रिटेल फार्मेसीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ना जो पर्पस होता है, जो हम इन फार्मेसीज़ को बनाने का होता है, सबसे पहला तो ये होता है कि एक बिज़नेस है, हमने माल एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह जो है वो सेल कर देना है। जैसे आप B कैटेगरी का देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल स्टोर बनाते हैं, मेडिसिन उठाते हैं, पेशेंट जो है वो उसको परचेज़ करता है और हम अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, ठीक है। अब उसमें जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है ना गोल का, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि सबसे पहला तो आ गया कि जनरल पब्लिक को जो है हमने क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, ठीक है।
सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, मिसाल के तौर पे वो अगर आपके पास कोई मेडिसिन लेने आया, उसको नहीं पता कि उसने मेडिसिन कितने बजे खानी है, कितनी दफ़ा खानी है, तो आप उसको गाइड करेंगे, पेशेंट गाइडेंस आ जाती है। अच्छा, ये जो काउंसलिंग का वर्ड है ना, ये आप अक्सर जगह पर पूरी जो आपकी फार्मेसी की सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट जगहों पर आप काउंसलिंग का वर्ड देख लेंगे, तो इसको याद कर लें। काउंसलिंग बेसिकली पेशेंट को, ये भी गाइडेंस की एक फॉर्म है, इसमें हमने पेशेंट को ये बताना होता है कि उसने मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। अगर वो खाने के बाद लेगा तो क्या उसका असर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किसी खास खाने की चीज़ के साथ नहीं लेनी होती, जैसे कैल्शियम और जो हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम उनके साथ नहीं ले रहे होते, दूध के साथ नहीं ले रहे होते, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ चिलेशन कर देती है, मतलब वो इकट्ठी होकर उसका असर ख़त्म हो जाता है आसान अल्फाज में करके। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को बतानी होती हैं कि आपने कैसे लेना है। ये आ जाता है अंडर काउंसलिंग, ठीक है। अब क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी ऐसी फार्मेसी होती है जो पेशेंट को डायरेक्ट डील कर रही होती है, पेशेंट के साथ उन्हें सर्विसेज दे रही होती है। कैसे दे रही होती है, उनको मेडिसिन दे रही होती है और अपना प्रॉफिट रख रही होती है, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी क्या करेगी, इंडस्ट्री से बल्क में उठाएगी और रिटेल फार्मेसी को अपना प्रॉफिट रख के सेल कर देगी। इसी तरह रिटेल फार्मेसी होलसेल से जब ले लेगी तो उसमें अपना प्रॉफिट रख के पेशेंट को सेल कर देगी और उसको गाइडेंस और उसके अलावा काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इसके अलावा ना एडिशनली कुछ एरियाज़ में होता है, पाकिस्तान में वही बात आ जाती है, इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो फार्मासिस्ट होते हैं या कम्युनिटी फार्मेसीज़ होती हैं, ये हेल्थ कैंप्स अरेंज कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कैंप अरेंज किया, उसमें शुगर फ्री दे दी, एक कैंप अरेंज किया, उसके अंदर ब्लड प्रेशर फ्री चेक कर दिया, उनको काउंसलिंग दे दी, उनकी मेडिसिन से रेलिवेंट गाइडेंस दे दी, ये सारा कुछ होता है। देन आ जाती है ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, ये सारा कुछ जो है ये कम्युनिटी फार्मेसी की ब्रांच के अंडर आ रहा होता है। देन आ जाती है फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी का जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी ड्रग लॉज हैं, एक्ट्स हैं, या जितनी भी लीगैलिटीज़ वगैरह हैं, उनको जो फार्मेसी डील कर रही होगी वो फोरेंसिक फार्मेसी आएगी। अच्छा, इसके अंदर वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो मिसाल के तौर पे कोई मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो SOPs हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो ये इंजेक्टेबल जो है वो स्टीराइल इन्वायरमेंट में बनाएगा। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको, लेकिन क्या होता है कि वो इंजेक्टेबल बनाते हुए वो स्टीराइल इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर रहा, उसके खिलाफ लॉ सूट हो सकता है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और ये सिर्फ इंजेक्टेबल की बात नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हुए अगर उसने अपनी प्रॉपर जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बाहर से इंपोर्ट हो रही होती हैं या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, उसके लिए कस्टम और डिफरेंट परमिशंस और चीज़ें वगैरह, मेडिसिन को बनाने के लिए, मेडिसिन को लाइसेंस करने के उसके लिए बनाने के लिए, उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए परमिशंस लेनी होती हैं। अगर वो परमिशन नहीं ली तो उसके खिलाफ भी जो है वो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम डील कर रहे होते हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी के अंडर होती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी किसी भी, मतलब अभी हमने जो पढ़ी थी वो इंडस्ट्रियल होगी जहाँ पे वो बन रही है, कम्युनिटी फार्मेसी जहाँ पे वो हम पेशेंट्स को सेल कर रहे हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसी होती है जहाँ पे पेशेंट एडमिटेड होता है या पेशेंट आता है, अपना चेकअप करवाता है, वहीं से वो मेडिसिन परचेज़ करता है या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं वो लेता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है। पेशेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, IPD पेशेंट्स और OPD पेशेंट्स, आउटडोर पेशेंट्स और इंडोर पेशेंट्स। इंडोर पेशेंट्स वो होते हैं जो एडमिटेड होते हैं, आउटडोर पेशेंट जो बाहर से आएंगे, अपना चेकअप करवाएंगे, मेडिसिन लेके चले जाएंगे, उन्हें हम एडमिट नहीं करते, ठीक है। और हॉस्पिटल फार्मेसी इन दोनों तरह के पेशेंट्स को डील कर रही होती है। कुछ जगहों पर दोनों फार्मेसीज होती हैं, कुछ जगहों पर एक ही फार्मेसी होती है, ठीक है। उसके अलावा फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली, वैसे तो हम इसे ओवरऑल हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर भी डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, एक OPD फार्मेसी होती है, एक इंडोर फार्मेसी होती है। इसी तरह कुछ हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अलग से फार्मेसी, डिपार्टमेंट वाइज फार्मेसीज़ बनी हुई होती हैं। इसके अलावा एक होती है मेन स्टोर, मेन फार्मेसी, जहाँ से यहाँ सारी मेडिसिन जो है वो इन छोटी छोटी जो सेटअप्स हैं उन पे जा रही होती है। जैसे मेन स्टोर है, मेन फार्मेसी है, उसे हम क्या इसको कहते हैं, उसे हम बल्क स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। तो वहाँ से जो है वो हमारे डिफरेंट जो सेटअप्स हैं, वार्ड्स हैं, या फिर हमारा जो इंडोर फार्मेसी है, या फिर हमारी जो OPD फार्मेसी है उसके अंदर जा रही होती है। ये चीज़ अगर किसी को समझ नहीं आए तो मुझे बता देंगे, मैं आपको दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी कि फार्मेसी के हॉस्पिटल में कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन था। देन यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो B Pharm या D Pharm की जिसके पास डिग्री होती है और वो फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होता है, और जो रेलिवेंट जो वो है प्रोविंस है उसकी फार्मेसी काउंसिल, जैसे पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पंजाब फार्मेसी काउंसिल होगी, सिंध के बच्चों की सिंध फार्मेसी काउंसिल होगी, ठीक है। वहाँ से उसका रिकॉग्नाइज होना कंपलसरी है, वहाँ से उसको जो है वो सर्टिफिकेट मिलना, रजिस्ट्रेशन मिलना कंपलसरी है। अगर किसी के पास डिग्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। डिग्री और रजिस्ट्रेशन ये दोनों चीज़ें होना जो है वो कंपलसरी है। अच्छा, जो प्रोविंशियल काउंसिल है पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको कहा पंजाब फार्मेसी काउंसिल है या फिर सिंध प्रोविंस ये फार्मेसी काउंसिल है, ये सारे क्या करते हैं कि ये फार्मासिस्ट का नाम एंटर करते हैं रजिस्टर A में, ठीक है। इसलिए
फॉर्म ए जो होता है या रजिस्टर ए जो होता है उसके अंदर फॉर्म डी के जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको रजिस्टर कर होते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है फार्मेसी टेक्नीशियन जो आप लोग कर रहे हैं वो रजिस्टर बी के अंदर एंटर होते हैं। ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि फार्मासिस्ट को रजिस्टर ए में एंटर किया जाता है और जो फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं उनको रजिस्टर बी में एंटर किया जाता है। और दोनों की जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन कर रही होगी? प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल हो गई, या फिर जैसे मैंने दूसरी बताई हैं जो भी प्रोविंस होगा उससे रेलिवेंट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर ए की फार्मेसी काउंसिल कर रही होगी और उनकी जो एंट्री होगी वो डिफरेंट रजिस्टर में होगी, रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। फार्मासिस्ट रजिस्टर ए में और फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर बी में। अच्छा, अब कुछ ना रोल्स आ जाते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन या हॉस्पिटल फार्मेसी जो है उसके अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन के क्या रोल होते हैं, फार्मेसी असिस्टेंट भी हम इन्हें कह रहे होते हैं, उसके क्या क्या रोल होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेडिसिन जो है ना वो परचेज़ करके आना। रिटेल फार्मेसी पे वो काम कर रहा है तो उसने क्या करना है, मेडिसिन जो है वो बल्क एरिया से परचेज़ करनी है, ठीक है। ले आया, लाने के बाद क्या करेगा, वो उसे रैक्स में लगाएगा, उसको अरेंज करेगा, उसको मैनेज करेगा, तो मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन। उसके बाद वो क्या करेगा, पेशेंट को डिस्पेंस करेगा। अगर वो रिटेल पे है तो वो पेशेंट को सेल करेगा, अगर वो क्या है उसके ऊपर है क्या कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर है तो क्या कहते हैं पेशेंट को डिस्पेंस करेगा। पेशेंट आएगा फार्मेसी के ऊपर वो उठाएगा और उसको जो है वो पेशेंट को उठा के इन पेशेंट और आउट पेशेंट का मैंने आपको पहले समझा दिया कि जो आउट पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं चेकअप करवाते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं। इन पेशेंट जो इंडोर में होते हैं, जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं उन्हें हम इन पेशेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है TPN और स्टेराइल सोल्यूशन। TPN टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन होती है, ये ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जो ओरल मेडिसिन या मुँह के ज़रिए मेडिसिन नहीं ले सकते। उनको क्या करते हैं कि हम कैनुला लगा के IV के थ्रू इंजेक्शन लगा के मेडिसिन दे रहे होते हैं। और TPN बेसिकली क्या होता है, वो ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनके अंदर हाई डेफिशिएंसी हो गई होती है न्यूट्रिएंट्स की ड्यू टू लेक ऑफ फूड इनटेक। वो लोग खाना पीना भी नहीं कर सकते, जैसे कोमा के पेशेंट्स होते हैं, वो खाते पीते तो नहीं है ना, तो उनको जो डाइट देनी होती है वो हम TPN के थ्रू देते हैं। इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अलावा लिपिड्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर डाल के दी जाती हैं ताकि उनकी जो बॉडी की नीड है, बेसिक नीड है, वो पूरी हो सके। TPN, ठीक है। सेकंड आ जाता है स्टेराइल सोल्यूशन। अब फॉर से हमने एक इंजेक्शन लगाना है, कोई भी इंजेक्शन हमने ले लिया, आपने अक्सर देखा होगा ब्यूरेट में या फिर किसी जो ये है वाइल के वाइल में नहीं, जो ड्रिप्स होती हैं उसके अंदर इंजेक्शन डाल के लगा देते हैं, जैसे न्यूरोबियान का इंजेक्शन होता है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो काम भी जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन कर सकता है, उसने करना होता है। उसके अलावा ट्रेनिंग सेशन वगैरह नर्सिस और पैरामेडिक्स वगैरह के जो हैं वो भी कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी बेसिकली फार्मास्यूटिकल साइंसेस की वो ब्रांच है जो डील कर रही होती है मेडिसिन का और डिजीज़ का आपस में जो रिएक्शन है, जो इंटरेक्शन है, या ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एडवर्स इवेंट तो नहीं क्रिएट करी, कोई मेडिसिन हमने ऐसी दी जिससे पेशेंट की डेथ हो गई, या किसी पेशेंट को हमने कोई मेडिसिन दी उससे कोई एलर्जी हो गई, कोई मेडिसिन हमने किसी दूसरी मेडिसिन के साथ दी तो उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, या फिर ड्रग ने इफेक्ट ही नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम क्लिनिकल फार्मेसी में डील कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको पहले कहा था कि 3 चीज़ें हैं, एक हमारी रिटेल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी है, एक हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी है और एक क्लिनिकल फार्मेसी है। इन तीनों में डिफरेंस है। रिटेल का तो आपने पढ़ लिया कि जो हमारी बाहर दुकानें बनी हुई होती हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कि रिटेल फार्मेसी है और उसमें वेयर हाउस फार्मेसी भी उसी की टाइप में आ जाती है, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी है ये। उसके बाद आ जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो स्टोरेज एरिया होता है जहाँ से पेशेंट को मेडिसिन दी जा रही होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी का उतना काम होता है, उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, बल्क में रखनी होती हैं, या फिर अपनी जो सेटेलाइट फार्मेसीज़ हैं जैसे इंडोर फार्मेसी, आउटडोर फार्मेसी मैंने आपको बताया था, इनको हम सेटेलाइट फार्मेसीज़ पे कहते हैं। उनके ऊपर मेडिसिन पहुंचानी होती है, उन मेडिसिन से पेशेंट को मेडिसिन पकड़ा देनी होती है, या इंडोर में भेजनी है तो हम जो हमारी वहाँ की स्टाफ नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको हम हैंड ओवर कर देते हैं। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसका यहाँ तक का काम होता है। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो डील करता है विद पेशेंट एंड विद मेडिसिन, दोनों चीज़ों के साथ डील करना होता है। उसने एक के साथ डील नहीं कर रहा, वो दोनों के साथ डील करेगा। और इसको हम उसका जो क्लिनिकल इफेक्ट आ रहा है पेशेंट के ऊपर, चाहे वो अच्छा इफेक्ट है, चाहे वो बुरा इफेक्ट है, चाहे वो मॉडरेट इफेक्ट है, चाहे उसका कोई इंटरेक्शन है, कोई भी चीज़ है, तो उसको जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी डील कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बता दिया कि कंपैरिजन करना है। सर दर्द था तो क्या सर दर्द की ही दवाई दे रहे हैं, पेट दर्द की दवाई तो नहीं दे रहे, ठीक है। उसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन, हमने कोई मेडिसिन देनी थी, हमने किसी और मेडिसिन के साथ उसे दी है, उसकी वजह से उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या फिर हमने कोई मेडिसिन दी है उसकी वजह से उस पेशेंट की टॉक्सिसिटी हो गई है, उसकी हार्ट बीट रेज हो गई है। कोई ऐसी मेडिसिन हमने दे दी है जो एस्थमा को इंक्रीज़ कर देती है, जैसे ये प्रोपेनोलोल है, बीटा ब्लॉकर है, हम किसके लिए देते हैं, हार्ट बीट रिड्यूस करने के लिए देते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो लंग्स के जाके वहाँ पे भी बीटा ब्लॉकर के तौर पे काम करती है और वहाँ के जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है। उससे क्या होता है, एस्मा क्रिएट हो जाता है। एस्मा जो ब्रोंकस है, जो हमारे लंग्स हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से सांस लेने में तंगी होती है और एस्मा का जो है वो अटैक हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये मतलब डिफरेंट इंटरेक्शन वगैरह ये सारे जो है वो हम क्लिनिकल में पढ़ रहे होंगे। तो उसके अलावा क्या होता है कि एडवर्स रिएक्शन, इसी तरीके से फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज़ में वो आ जाती हैं कि क्या
पेशेंट के लिए हमने मेडिसिन तो बना दिया है, लेकिन क्या पेशेंट वो उसको अफोर्ड भी कर रहा है, या फिर हमारे पास जो हमने इकोनॉमिक्स लगाई हैं, जो हमने एक्सपेंस लगाया है उस मेडिसिन के ऊपर, क्या वो उतना फ्रूटफुल है भी, या फिर ये कि हम फोर से अगर 80 की मेडिसिन ले रहे हैं, कोई 80 रुपीज़ की हम एक टैबलेट ले रहे हैं, क्या उसको अल्टरनेट 40 रुपीज़ में अवेलेबल तो नहीं है। ये सारी डिफरेंट किस्म की स्टडीज़ जो हैं वो फार्माको इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। फार्मुलरी का वर्ड हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर लिस्टिंग होती है ड्रग्स की जहाँ पर लिस्ट अवेलेबल होगी उसको हम फार्मुलरी कहेंगे, ठीक है। और वो उसको कौन डील कर रहा होता है, उसको भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो डील कर रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। इसको समझ लें, देख लें। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई या कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी जो स्किप हो गई हो तो वो भी। और उसके अलावा इसकी जो शॉर्ट एक वीडियो है वो भी मैं कुछ टाइम के बाद अपलोड करूँगी। उसमें यह है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप इसको जो है वो डिटेल में बैठ के अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको कंबाइन करके कलेक्टिवली जो है वो एक वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। उसका शॉर्ट सा मतलब इस सेक्शन का एक रिव्यू जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी। वो आपके लिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।